हम आज आपको एक पुराने समय का किस्सा सुनाने जा रहे हैं, जिन्होंने कुछ पाने की चाह रखी है, उन्होंने गलती की है, और जिन्होंने गलती की है उन्हें मेरी तरफ से बधाई, क्योंकि आज आप एक गलती और करने जा रहे हैं। आज हम जो आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आप उसे अपना प्यार देंगे। एक बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज किया करता था। उसका अपना मानना था कि इंसान को कम समय में और जल्दी सफल होना है तो उसे जुबान का पक्का नहीं, तेज होना चाहिए। उसके महान विचार उसकी नज़र में बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी थे। जो व्यक्ति एक बार महाराज की राय लेता था, वो और किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाया करता था। कि ऐसी गलती ना करें। महाराज कभी हल्के नहीं पड़ते थे, वो हमेशा भारी पड़ते थे। एक बार बहुत भयानक युद्ध हो रहा था और दुश्मन देश की सेना ने जीतने की सारी उम्मीद खत्म कर दी। तब उन्होंने ऐसी तरकीब निकाली कि विदेशी राजा को हार माननी पड़ी। आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि जीती हुई बाजी दुश्मन हार गया। उन्होंने ऐसा कुछ खास नहीं किया। बस उन्होंने दुश्मन देश के बावर्ची के कान भर दिए और बोला, भाई, अब तो तुम्हारी मुसीबत हो जाएगी। अब तो इस युद्ध के बाद तुम्हारा बचना बहुत ही मुश्किल लगता है मुझे। बावर्ची ने
डरते हुए पूछा, ऐसा क्यों भाई? तो भेष बदले हुए राजा ने उससे कहा, वो इसलिए कि सैनिकों ने शिकायत करती है, सैनिकों ने तुम्हारी शिकायत करती है कि तुम खाना अच्छा नहीं बनाते और बहुत सारा खाना तुम अपने घर परिवार में भिजवा देते हो, जिसके कारण राजा जी बहुत गुस्से में हैं और उन्होंने फरमान भी दिया है कि युद्ध में जीतने के बाद देखेंगे कि इस लोभी बावर्ची का क्या करना है। फिर उसने कहा, देखो मैं तो तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ, बाकी मर्जी तुम्हारी। मेरा यकीन नहीं होता तो तुम उन लोगों से पूछ सकते हो कि मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ। अब देखो, बाकी मर्जी तुम्हारी। इतना सुनना था कि वह बावर्ची अपने सभी साथियों के साथ भाग खड़ा हुआ और वह अपने साथ खाने का सामान उठाकर भी ले गया। अब दुश्मन सेना बिना खाने के कितनी देर तक टिक सकती थी। अंत में वे सब भाग खड़े हुए और अपने पीछे सारा सामान छोड़ गए जो बाद में उस राजा के काम में आया। महाराज नैतिक मूल्यों में भी पारंगत थे। जब उनके बेटे ने उनके विचार जानने की इच्छा जताई तो एक दिन वह अपने पिता के पास पहुंचा और उनसे पूछा कि पिताजी, आप युद्ध क्यों करते हो? सब कहते हैं कि युद्ध बुरा होता है। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो ऐसा राज्य बनाऊंगा जहां कोई युद्ध न हो और सभी आपस में मिलजुल कर रह सकें। तब राजा ने बोला, हाँ बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारे राज्य में कोई युद्ध न हो और सभी शांति के साथ रहें। तो उसके बेटे ने पूछा कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं
जिससे मेरे राज्य के समय युद्ध ना हो और सब शांति के साथ रहें। आप ऐसा क्या कर रहे हैं, मुझे बताएं। तो वो कहते हैं कि मैं युद्ध कर रहा हूँ बेटे, और करा रहा हूँ। पिताजी, आप युद्ध कर रहे हो और शांति की बात भी कर रहे हो। ये तो बड़ी अजीब बात है। एक तरफ आप कहते हैं युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति रहनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ आप युद्ध भी कर रहे हैं और युद्ध करा भी रहे हैं। तो राजा कहता है, अगर तुम मेरे बेटे न होते तो मैं ये राज तुम्हें कभी न बताता। लेकिन तुम्हें आगे शासन करना है, इसलिए मेरी बातें ध्यान से सुनो। और राजा का बेटा उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगता है। तो राजा अपनी कहानी कुछ इस प्रकार से बताते हैं। कि एक बार मैंने शिकार करने का निर्णय किया। तो मैं जंगल में शेर का शिकार करने गया, लेकिन मैंने ये देखा कि शेर भी शिकार कर रहा था और उस शेर को शिकार करते हुए देख मुझे बहुत बड़ी बात समझ में आई। मैंने देखा शेर एक सांड के ऊपर हमला कर रहा है और उसका बाल भी बांका नहीं कर पा रहा, लेकिन वो अपने साथ खड़े हुए लोगों शेरनियों को बार बार समझा रहा है, बता रहा है कि ऐसे नहीं, ऐसे मारो, ऐसे मारो। और उसकी दहाड़ से सभी डर कर उस सांड पर हमला कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम कुछ कर सको या ना कर सको, तुम्हारी दहाड़ तेज होनी चाहिए। तो फिर आगे क्या हुआ पिताजी? तो राजा जी कहते हैं, आगे बताते हैं कि जब मैं जंगल में गया तो मुझे उनका शिकार करना था, लेकिन मेरा निशाना तो इतना अच्छा नहीं था, इसलिए मैं 2 लोगों को अपने साथ ले जाया करता था। मेरा काम उन्हें धनुष और बंदूक देने का था बस।
मैं केवल उन्हें धनुष और बंदूक दे दिया करता था, और जब वो शिकार कर लेते थे तो मैं वहां पहुंचकर सबको बताता था कि मैंने इन्हें मारा है, ताकि सभी मेरी तारीफ में जय जयकार करें। इसी तरीके से तो मैं भी अपना शासन चलाना है और अपनी महानता के झंडे गाड़ने हैं बेटे। परंतु पिताजी, अपनी महानता साबित करने के तो कई और तरीके भी हो सकते हैं। फिर युद्ध ही क्यों? आप अपने राज्य में शिक्षा, सुशासन के जरिए से भी तो ये काम कर सकते थे। जिस राज्य में पढ़े लिखे लोग होते हैं, सुशासन होता है, जब राज्य तरक्की करता है तो लोग उस राज्य की तारीफ खुद ही करते हैं, वो राज्य खुद ही विकसित हो जाता है। तब वो कहते हैं, असल में शिक्षा और सुशासन के साथ ही तो मैं राज्य चला रहा हूँ। असल में मैं शिक्षा और सुशासन के साथ ही तो राज्य चला रहा हूँ। आखिर मुझसे ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान देने वाला और सुशासन से राज्य चलाने वाला कौन है? मुझे बताओ, मैं अभी उसे देखता हूँ। ऐसा कौन है जो मेरे राज्य में मुझसे अच्छा शासन चला सकता है? मैं अभी उसे देखता हूँ। तब वह अपने सेनापति को बुलाता है और कहता है, कोई मुझसे अच्छा शासन करने वाला है इस राज्य में? बताओ मैं कैसा काम करता हूँ। तब राजा की तारीफ करने के बाद सेनापति कहता है कि महाराज, आपसे अच्छा शासन तो कोई नहीं कर सकता। जब से मैं सेनापति आपके द्वारा बनाया गया हूँ, तब से मैंने जो भी देखा, यही देखा कि आपसे पहले और शायद आपके बाद जिस प्रकार इस राज्य को चलाया गया है वो अद्भुत है। बताओ, युद्ध कितना जरूरी होता है? युद्ध कितना जरूरी होता है? मैं युद्ध करके कुछ गलत करता हूँ? मैं दूसरों को लड़ा करके दूसरे राज्यों में फूट डलवा के कुछ गलत करता हूँ? बताओ। तो वो सेनापति कहता है, हाँ महाराज बताता हूँ, हाँ महाराज बताता हूँ। महाराज के पिता के समय में हमारा राज्य जनसंख्या और ग्रह कलेश से घिरा रहता था। युवराज, उन्होंने कई हवन कराए, पूजा पाठ कराए,
ज्ञानी लोगों से विचार विमर्श किया, लेकिन ग्रह कलेश का कोई इलाज न हो सका और सबसे बड़ी परेशानी जो उनके सामने आई वो जनसंख्या की थी। हमारा राज्य उस समय इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा आज है और जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा थी। तो कई लोगों से विचार विमर्श करने के बाद भी समस्या का कोई हल न निकाल सका कि हम किस प्रकार से इन समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं और किस प्रकार हमारी प्रजा सुख शांति के साथ रह सकती है। उनकी बढ़ती उम्र को देखकर सबने अपने मौके तलाश करना भी शुरू कर दिया और हमारे राज्य में गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां पैदा हो गईं, जिसका बोझ वे न उठा सके और बीमार रहने लगे। और ये होता ही है जब लाख कोशिशों के बाद भी, निरंतर प्रयास के बाद भी कोई समस्या का समाधान न मिले तो इंसान परेशान हो ही जाता है। तब उन्होंने आपके पिताजी को राजा बनाने का फैसला किया और सभी के सामने ये घोषणा की कि आज से मेरा पुत्र आपका राजा है और जिस प्रकार से आपने मुझे सम्मान दिया है उसी प्रकार से मेरे पुत्र को भी सम्मान दें। इसके कुछ समय के बाद वो और बीमार हो गए और फिर वो कभी ठीक न हो सके। अंतिम समय में आपके पिताजी उनके साथ रहे और उन्होंने अपने अनुभव भी पिताजी को दिए जो केवल आपके पिताजी को ही पता है। इसके बाद हमारे महाराज ने राज्य चलाना आरंभ किया। और धीरे धीरे करके सभी परेशानियों को खत्म कर दिया। जो परेशानियां हमारे पूर्व महाराज छोड़कर गए थे वो हमारे राज्य को विरासत में मिली थी, जैसे कि एक कमजोर और असहाय राज्य, व्यापार में कमी, विदेशी राजाओं से खराब संबंध, लैंगिक असमानता और बढ़ती जनसंख्या, ये तो बस वो परेशानियां थीं जिनके विषय में हमने आपको बताया। इसके अलावा
ऐसी भी कई परेशानियां थीं जो कि हमारे राज्य को पूरी तरह नष्ट कर सकती थीं, जिनमें सबसे बड़ी परेशानी थी गृह युद्ध, जिससे हमें जूझना था। बाहरी दुश्मन को हराया जा सकता है, लेकिन जो हमारे राज्य में ही असंतुलन हो जाए तो उसे संभालना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। तो इसका समाधान कैसे किया पिताजी ने? तो इसका समाधान क्या निकला? तो युवराज ने कहा, इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे किया आपने पिताश्री? तब महाराज बोले, सेनापति को तुम इन्हें सब कुछ विस्तार के साथ बताओ। तो महाराज की आज्ञा पाकर सेनापति कहते हैं कि महाराज ने सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए युद्ध का सहारा लिया। हमारा राज्य बेशक बहुत छोटा था, लेकिन हमारे राज्य में जनसंख्या बहुत अधिक थी। इसी के कारण सभी राजा हमारे राज्य में अशांति फैलाना चाहते थे और वे कामयाब भी हो गए। लेकिन हमने उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा किए बिना ही उन पर हमला कर दिया और हमने उन्हें हैरान होने का मौका भी न दिया कि वो हैरान भी हो सकें। इसी प्रकार हमने चारों तरफ के राजाओं को अपनी तरफ मिला लिया। कुछ अपनी इच्छा से हमारे साथ हो गए और कुछ हमने अपनी ताकत के दम पर अपनी तरफ कर लिए। जिन मंत्रियों या सेना नायकों से हमें डर था या संदेह था कि ये विद्रोह की आग भड़का सकते हैं, उनको हमने सबसे पहले युद्ध में भेजा और केंद्र से दूर कर दिया। उनमें से कुछ वीर गति को प्राप्त हो गए तो कुछ घायल हो गए, जो फिर कभी विद्रोह के सर न उठा सके। उनमें से जो बचे, हमने उन्हें वहीं पर रहकर
राज्य संभालने का आदेश दे दिया। इस प्रकार से गृह युद्ध आरंभ होने से पहले ही खत्म हो गया। अब हमने ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को सेना में भर्ती किया। ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को सेना में भर्ती कर लिया, जिससे हमारी बेरोजगारी की समस्या भी खत्म हो गई। और जैसे जैसे हमने राजाओं को हराया, हमारा खजाना और क्षेत्रफल भी बढ़ता गया। और जब हमारा राज्य बढ़ गया तो खुशहाल भी हो गया और प्रजा भी बहुत खुश रहने लगी कि हमें बहुत अच्छा राजा मिला है। और इतना ही नहीं, बाहरी राजाओं के साथ भी हमारे संबंध अच्छे हो गए। वो भी हमारा नाम सम्मान के साथ लेने लगे। और हम से भी यही उसी प्रकार का बर्ताव करने लगे जिस प्रकार किसी बड़े और शक्तिशाली राजा के साथ किया जाता है। हमें आपसे भी उम्मीद है युवराज कि आप भी इन्हीं पद चिन्हों पर चलकर राज्य को चलाएंगे और महान राज्य बनाएंगे। आप जानते हैं, एक नए राजा के लिए राह कभी आसान नहीं होती। माना मैंने, लेकिन ये सब काम गलत माने जाते हैं। तब युवराज ने बोला, आपके पैर नहीं डगमगाए? आपके पैर नहीं डगमगाए? तब वो कहते हैं, हाँ बेटे, मुझे कई बार लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उन लोगों के साथ थोड़ा उदार हो सकता था, किंतु मेरे पास दो ही रास्ते थे। पहला रास्ता ये कि मैं अच्छा होकर सब कुछ गवा दूं। मैं सबके लिए अच्छा हो जाऊं और सब कुछ गवा बैठूं। और दूसरा रास्ता ये कि बुरा होकर सब कुछ पालूं। मैंने दूसरा रास्ता चुना। शायद मैं गलत हूँ, लेकिन एक जंगल में अगर हर शेर
किसी के प्रवचन सुनकर शाकाहारी हो जाए तो वो तो जिंदा ही नहीं बचेगा। एक अच्छा राजा होने के लिए जुबान का पक्का नहीं, तेज होना चाहिए। और आप कितने ही चतुर क्यों न हो, व्यवहार भोलेपन से भरा होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, राजनीति एक ऐसी राक्षसी होती है जो अपनी भूख मिटाने के लिए निवाला डालने वाले को भी अपना निवाला बनाने में एक पल का संकोच न करेगी। और बेटे, मुझसे भोला और जुबान का तेज तुम्हें पूरे राज्य में कोई नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों पिताजी? ऐसा क्यों? तो राजा कहता है कि अगर मुझसे भोला और जुबान का तेज अगर पूरे राज्य में कोई भी होता तो वो आज मेरी जगह पे बैठा होता और किसी और को ज्ञान दे रहा होता, जिस प्रकार से मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो उस प्रकार से किसी और को ज्ञान दे रहा होता। तब युवराज कहते हैं, पिताजी, पर ऐसी जीत और ऐसे राजपाट का क्या फायदा जो छल कपट के माध्यम से प्राप्त हो। छल कपट से प्राप्त की गई चीज को पाने में कैसा सुख। तब उसके पिता कहते हैं, अगर तुम्हें ये सब गलत लगता है तो तुम सब कुछ छोड़कर एक दिन गरीब की जिंदगी जीने का इरादा करो। ये राजपाट, धन दौलत सब कुछ छोड़कर एक दिन गरीब की जिंदगी जीने का इरादा करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो कितना आसान है और जो मैंने किया वो गलत किया या सही किया। तब उसने कहा, बेटे, ईमानदारी से ज्यादा बेईमानी का नाम दूसरा नहीं है और लोग बेईमानी भी ईमानदारी के साथ करते हैं और ईमानदारी से ज्यादा बेईमानी का दूसरा नाम नहीं है। एक लंबे समय तक राज्य करने के लिए
अपने नैतिक मूल्यों को ताक पर रखना पड़ता है। यदि जीवन इतना आसान होता तो मरने के बाद इंसान दोबारा जीने की इच्छा क्यों न करता। लेकिन आज तक एक ने भी ऐसा नहीं किया है। आज तक एक व्यक्ति ने भी ऐसी इच्छा नहीं जताई कि उसे दोबारा जीना है। इतना कहकर उसके पिताजी उठकर जाने लगते हैं। तो वो अपने पिताजी से पूछता है कि आपने अपने पिताजी से बहुत सारी बातें की होंगी, उन्होंने भी आपको बहुत सारा ज्ञान दिया होगा, उन्होंने आपको राज चलाने के लिए क्या यही सब सीखें दी थी? उन्होंने नहीं, उन्होंने मुझे कई सीखें दी थी। उन्होंने आपको ऐसी क्या बातें बताई थी जो आपके राज्य करने में आपकी मददगार हुई? तो राजा थोड़ी देर और बैठता है और उसे बताने लगता है कि अंतिम समय में मेरे पिताजी बहुत बीमार रहने लगे थे, तो मुझे उनका ख्याल रखना पड़ता था और मैंने ही उनकी दवाई से लेकर उनकी हर छोटी से छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखा। वो मेरे साथ कई दिन तक रहे, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने मुझे अपने जीवन का निचोड़ कुछ इस प्रकार से दिया कि जो गलतियां मैंने की वो तुम कभी मत करना, और ये मेरी कुछ सीखें जो मैं तुम्हें दे के जा रहा हूँ, इन्हें हमेशा याद रखना। उन्होंने मुझे 3 सीख दी जो कि मैंने हमेशा और ईमानदारी से उनका पालन किया। उन्होंने बताया कि तुम्हें जो पहली मेरी सीख है वो ये है कि तुम्हें देशभक्ति की बातें आंखें बंद करके और अंधभक्ति की बातें आंखें खोलकर करनी चाहिए। उनकी दूसरी सीख, जब तक तुम्हें पता न चले कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है, तुम केवल सुनते रहो। और तीसरी सीख, किसी एक के लिए हर एक से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ती है। आखिर में उन्होंने मुझे एक सबक भी दिया
और वो सबक कुछ इस प्रकार से था कि बेईमानी से तुम दुनिया से जीत सकते हो, लेकिन ईमानदारी से तुम खुद को जीत सकते हो। ईमानदारी से हारना दुख नहीं देता, लेकिन बेईमानी से जीतना देता है। और अपनी तारीफ से बचकर ही आप जीत निश्चित कर सकते हैं। मैं जब बहुत छोटा था तब से ही मुझे तलवार चलाने का शौक था, और जब मैं बड़ा हुआ तो तलवारबाजी में मुझसे ज़्यादा कोई नहीं था पूरे राज्य में, और मेरी इसी बात पर बहुत प्रशंसा भी होती थी। मैंने अपने राज्य के सभी तलवारबाजों को हरा दिया, लेकिन एक बार मैं किसी बाहर देश के तलवारबाज से युद्ध करने गया तो उसने मुझे कुछ पल में ही हरा दिया। तब मुझे इस बात को देखकर बड़ी हैरानी हुई कि मेरे राज्य में मुझे कोई नहीं हरा पाया, और एक बाहर के देश के एक छोटे से सैनिक ने मुझे हरा दिया। तब मैं राज्य में आकर सभी लोगों को इकट्ठा किया और पूछा, सच सच बताओ, तुम पूरी ईमानदारी से मुझसे लड़ते थे या नहीं? तो उन्होंने कहा कि आप होने वाले महाराज हैं, हम आपको कैसे हरा सकते थे? तब उन्हें इस बात का मतलब समझ के आया कि ईमानदारी से हारना दुख नहीं देता, लेकिन बेईमानी से देता है। इतना कहकर वो कुछ बोलने को हुए, लेकिन तभी सेनापति वहां आकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, महाराज, प्रजा आपका इंतजार कर रही है और युवराज का राज तिलक करने का वक्त भी हो चला है। ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आप जल्दी चलिए और युवराज आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए। अब आपको ही सब संभालना है। और इतना कहकर सब राज दरबार की ओर प्रस्थान करते हैं।